तो साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। 2023 भारतीय टीम के लिए काफी लकी रहा। हालांकि हम WTC नहीं जीत पाए, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, लेकिन फाइनल तक पहुंचना भी अपने आप में बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला तीनों फॉर्मेट में। लेकिन अब बारी है 2024 की। अंकिता, इस बार भी वर्ल्ड कप खेला जाना है। पहले तो वर्ल्ड कप की बात करता हूँ, क्या उम्मीद है इस बिल्कुल। बार? देखिए, उम्मीद तो सेंचुरियन में जिस तरीके से अभी मैच खेल रही साउथ अफ्रीका के साथ टीम इंडिया, उससे देखकर तो नहीं लग रहा है कि कोई भी बल्लेबाज वहां पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं या फिर गेंदबाजी की, क्योंकि हम बात करते हैं T20 में युवा प्लेयर्स की। आप कब तक विराट कोहली और रोहित शर्मा के भरोसे रहेंगे? आपके लिए और भी प्लेयर्स मायने रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है टीम इंडिया का, वो दमखम, वो अप्रोच नजर नहीं आई है। आप आराम के बाद लौट के आए हैं अखिल, लेकिन वो अभी भी थकान सामने नजर आई है सभी बल्लेबाजों चेहरे पे पर। एक डर भी है, बिल्कुल डर भी है। स्पेशली कप्तान रोहित शर्मा के। वो तो उनको चेहरा देख के मुझे लगता है कि अभी भी वो वर्ल्ड कप के उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं कि हम फाइनल कैसे हार गए। चलिए खैर, फाइनल तो हार गए, अब बहुत पुरानी बात हो गई है। जख्म तो अभी भी हरे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया फिलहाल साउथ अफ्रीका दौरे पर है। सेंचुरियन में एक पारी और 32 रन से मिली हार का सामना करना पड़ा। शर्मनाक हार थी भारतीय टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए। लेकिन अभी भी अफ्रीका दौरा खत्म नहीं हुआ है। 3 जनवरी से भारतीय टीम अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में। और इस वीडियो में मैं और अंकिता आज आपको बताएंगे कि 2024 में इंडियन टीम का शेड्यूल क्या होने वाला है। टीम इंडिया कितने टेस्ट मैच खेलेगी, कितने वनडे खेलेगी, कितने T20 मैच खेलने हैं, IPL भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है। तो शुरुआत केप टाउन टेस्ट से की जाए। बिल्कुल, टेस्ट से की जाए। और वहां पर रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो 6 मुकाबले खेले गए हैं, लेकिन भारत अभी भी वहां पर एक भी मुकाबला नहीं जीत पाया है। 4 मुकाबले आपके साउथ अफ्रीका की टीम ने जीते हैं और 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। तो ये टीम इंडिया के लिए भी बहुत मुसीबत है, क्योंकि केप टाउन की पिच भी काफी ज्यादा मुश्किल भरी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि पिच थोड़ी सी अनलकी रहेगी एक बार फिर से टीम इंडियन के लिए? क्योंकि सेंचुरियन की पिच भी काफी ज्यादा हमने देखा है कि तेज भी थी और परेशान हो रहे थे भारतीय बल्लेबाज, स्ट्रगल कर रहे थे। एक तरफ साउथ अफ्रीका टीम ने जहां 400 प्लस रन बना दिए एक पारी में, हमारी दोनों पारियों में मिलाकर दोनों खिलाड़ी बल्लेबाज बड़े बड़े नाम थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली को अगर साइड भी कर दें क्योंकि उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। हमारी टीम को एक पारी और 32 रनों से मिली हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बात केप टाउन टेस्ट की है। आंकड़े अंकिता ने आपको बताए हैं। 6 मैच भारत ने खेले हैं वहां पे, 4 मैच हारे हैं। एक भी मैच आज तक भारतीय टीम केप टाउन में नहीं जीत सकी है। 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। लेकिन हम बस यही दुआ करेंगे कि केप टाउन में किसी तरीके से जीत मिले और सीरीज हार के कलंक से टीम इंडिया बच जाए। बिल्कुल, आपको याद होगा साल 2023 का आगाज जो हुआ था अखिल, वो जीत से हुआ था। श्रीलंका के साथ हमारा मैच था, घरेलू मैच था, वहां पर हमारी जीत हुई थी। और उम्मीद करते हैं कि ये साल भी जीत के साथ टीम इंडिया आगाज करे। अगर जीत नहीं है तो एक बार बराबरी तो हो जाए, उसके बाद जो मैच होंगे वहां पर भी हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा। और यहाँ पर जरूरत भी है, आपकी बल्लेबाजी बिल्कुल भी खराब रही है। मैं गेंदबाजी कहूंगी एक बार, तो आपने उस तरीके से शायद बॉलर्स को वहां पर खिलाया नहीं था। गेंदबाजों में बुमराह अकेले पड़ गए थे, क्योंकि शमी साथ में नहीं थे। और टेस्ट क्रिकेट में बुमराह हमेशा अकेले रहेंगे अगर शमी प्लेइंग 11 में नहीं है, क्योंकि बुमराह और शमी का जो कॉम्बो है वही विपक्षी टीमों पे भारी पड़ता है, खेलना दुश्वार हो जाता है उनके लिए। लेकिन इस मैच में बुमराह कहीं ना कहीं अकेले नजर आए थे। परिणाम हमारे सामने है, इंडियन टीम को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर इस टेस्ट सीरीज के बाद बात करें तो टीम इंडिया का शेड्यूल बहुत ही बिजी होने वाला है, क्योंकि 7 तारीख को ये सीरीज खत्म होगी। मतलब 3 से 7 तारीख के बीच केप टाउन टेस्ट खेला जाएगा। इसके बाद 11 जनवरी से T20 सीरीज शुरू होने वाली है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। जी हाँ, 11 जनवरी, 14 जनवरी और उसके बाद 17 जनवरी, 11 से लेकर 17 जनवरी के बीच 3 T20 मैच खेले जाएंगे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। बिल्कुल, उसके बाद का जो स्केड्यूल है वो ये है कि इंग्लैंड के साथ हमारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जानी है 25 जनवरी से लेकर 11 मार्च तक। तो देखिए, पूरा टाइम जो है वो बिजी रहने वाला है टीम इंडिया के लिए। उसके बाद IPL आ जाएगा आपका, उसके बाद वर्ल्ड कप जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, T20 वर्ल्ड कप। हमें वनडे में तो करारी हार का सामना करना भी पड़ा था फाइनल में, लेकिन यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि एक अच्छी प्लेइंग 11 हो। साथ ही साथ जैसे हमारे पास वनडे की टीम थी, भारतीय टीम आपने देखी होगी जिस तरीके से कॉम्बिनेशन था, चाहे वो बैटिंग की बात हो चाहे हम बॉलिंग की बात करें अखिल, लेकिन यहाँ पर वो टीम नजर नहीं आ रही है। कब तक हम विराट कोहली और रोहित शर्मा से उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा स्टार्ट दे और फिनिश अच्छा करें? यहाँ पर शुभमन गिल से हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद उनकी बल्ले से एक अच्छी पारी देखने को मिलेगी, लेकिन सेंचुरियन में उनके बल्ले से मात्र 28 रन।
एक क्लियरिटी भी नहीं है ना कि कप्तान कौन होगा। हमें तो ये नहीं पता कि T20 वर्ल्ड कप अभी 6 महीने भी दूर नहीं है, मुश्किल से 5 महीने बचे हुए हैं। आपको IPL भी खेलना है, टेस्ट क्रिकेट भी खेलना है, T20 क्रिकेट भी खेलना है, लेकिन आपका T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन कौन होगा, रोहित शर्मा होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, कुछ क्लियर नहीं है। बात अगर शुभमन गिल की आपने की है तो 28 रन आपने बिल्कुल सही कहा। और नंबर 3 पर क्यों खेल रहे हैं, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया। आप एक स्पेशलिस्ट ओपनर हैं और उनका कहना है वेस्ट इंडीज टूर पे अंकिता उन्होंने कहा था कि मैं पंजाब के लिए नंबर 3 नंबर 4 खेलता आया हूं और मैं चाहता हूं कि मैं नंबर 3 खेलूं। आप एक प्लेयर से नहीं पूछोगे, आप टीम मैनेजमेंट देखोगे ना, आपकी सिचुएशन क्या बनती है। आपको लगता है अगर शुभमन गिल ओपन करें तो आप उनसे ओपन कराइए, आप क्यों उनको नंबर 3 या नंबर 4 के झमेले में फंसा रहे हैं। आपके पास यशस्वी जायसवाल हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस भी देखना पड़ता है। यशस्वी जायसवाल के पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, उनको हम एक T20 प्लेयर के तौर पर ही जानते हैं। हालांकि टेस्ट डेब्यू पे शतक आया था, लेकिन वो सीरीज कुछ और थी, वो अपोजिशन कुछ और था। लेकिन मैं कहूंगा कि केपटाउन में शुभमन गिल से ओपन कराएं, इंडिया फायदे में रहेगा। लेकिन बात अगर T20 वर्ल्ड कप की है, उनका खेलना तो खैर तय है T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल T20 में तो शुभमन गिल का खेलना बिल्कुल तय है, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी उनकी देखने को मिली है। लेकिन टेस्ट मैच की मैं बात करूं तो हर बार निराश किया, चाहे WTC का वो मैच हो, उसके अलावा कितने सारे मैच हुए हैं वहां पर शुभमन गिल का वर्ल्ड कप बदला नहीं फाइनल चला ले है। लीजिए, वर्ल्ड कप फाइनल देख लीजिए, एक भी शतक उनके बल्ले से नहीं निकले हैं। चलिए, पहले तो उनकी इंजरी, माफ कीजिएगा इंजरी नहीं, डेंगू की वजह से हेल्थ कंडीशन उनकी सही नहीं थी। उसके बाद कमबैक किया उन्होंने और हमने देखा कि चलिए 1-2 मैच में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग में हाँ कह सकते हैं कि डेंगू से वापसी कर रहे थे, उतना आसान नहीं था रन बनाना, लेकिन बीच में कुछ लय भी हासिल की, 50s भी लगाई। लेकिन जहां पे टीम इंडिया को उनकी जरूरत थी, नॉकआउट मैचेस में, सेमीफाइनल में कुछ खास बड़ी पारी नहीं खेल सके और अहमदाबाद में फाइनल खेला गया था, जहां पे स्पेशली मैं तो अंकिता से शर्त भी लगाई थी कि अंकिता कुछ भी हो, इंडिया हारे या जीते, लेकिन शुभमन गिल का 100 फाइनल में पक्का है। लेकिन वही है ना कि हम भरोसा करते हैं कि एज अ ओपनर, क्योंकि आपने वो उम्मीद दिखाई है, आपके बल्ले से आपने तीनों फॉर्मेट में अगर अच्छी बल्लेबाजी कर ली है तो आप एक तरीके से हर एक फैन के मन में ये बात हो जाती है कि भाई अगले मैच में तो बल्ला चलेगा ही। प्रिंस कहते हैं भाई क्रिकेट में उनको, जिस तरीके से विराट कोहली, रोहित शर्मा से फैंस उम्मीद करते हैं, अब शायद वो उम्मीदें हमारे युवाओं में होने लगी हैं। रिंकू सिंह की हम बात करते हैं तो अब ये लगता है कि चलिए धोनी की झलक दिख रही है उनमें कि हाँ एज अ फिनिशर जितने भी मैचेस खेले हैं, भले अभी स्टार्ट उनका हुआ है, लेकिन हर एक मैच में हमने देखा है कि पहला मैच जो कि खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 का, वहां पर भी मैच एक तरफा हो रहा था। एक तरफा क्या, टीम इंडिया हारने ही वाली थी। एक बॉल पे 1 रन की जरूरत थी, वहां पर रिंकू सिंह आए और जिस तरीके से पारी को उन्होंने बनाया ना, उन्होंने दिल जीता। इसके बाद भी उन्होंने जितने मैच खेले उन्होंने मैच को जिताया। तो यहाँ पर ये होता है ना कि हम रिलाई कर लेते हैं कि शायद यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी होगी, लेकिन एक नजर डालते हैं कि और कौन से मुकाबले होंगे। अगर मैं जुलाई की बात करूं अखिल, तो श्रीलंका में शुरू से बता देते हैं, केपटाउन टेस्ट के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज होगी। फिर अफगानिस्तान सीरीज के बाद जनवरी से लेके मार्च तक इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जो कि WTC के तीसरे चक्र का हिस्सा भी है। उसके बाद मार्च एंड वीक से लेकर मई के एंड तक IPL 2024 हमको देखने को मिलेगा। इंडिया का त्योहार IPL एक बार फिर से वापस आएगा और IPL के तुरंत बाद यानी कि 4 जून से लेकर 30 जून के बीच T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका की मेजबानी में। बिल्कुल, और जुलाई में खेला जाएगा श्रीलंका में ही 3 वनडे और 3 T20 की सीरीज। इसके बाद सितंबर में बांग्लादेश में 2 टेस्ट और 3 बांग्लादेश भारत आएगा, घरेलू सीरीज होगी ये। अक्टूबर में न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, इंडिया में ही खेला जाएगा 3 टेस्ट मैचों की सीरीज। नवंबर और दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। पूरे वक्त जो है वो हमें मैच ही सिर्फ देखने को मिलेगा अगस्त को छोड़ के। अगस्त में कोई मैच नहीं है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद जुलाई में इंडिया को श्रीलंका का टूर करना है। लिमिटेड ओवर सीरीज, 3 T20 मैच, 3 वनडे मैच। उसके बाद अगस्त में ब्रेक है, यानी कि खिलाड़ी आराम से चिल कर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद सितंबर में बांग्लादेश भारत दौरे पर आएगा, 2 मैचों की टेस्ट सीरीज जो कि WTC का पार्ट है। उसके बाद 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के बाद अक्टूबर में न्यूजीलैंड भारत आने वाला है। WTC के मुताबिक 3 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जो कि भारत की WTC के तीसरे चक्र में अपने घर में ये आखिरी सीरीज होगी। उसके बाद टीम इंडिया इस साल खत्म करेगी ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाकर, जहां पे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। और ये इतिहास में पहली बार होगा जब भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अलग सा ही कनेक्शन हो जाता है, हो भी क्यों ना, क्योंकि 18 में हम जीत के आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, 20-21 में जीत के आए हैं, और इस बार भी जब जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है रोहित शर्मा ही अगर कप्तान रहते हैं तो इस बार भी टीम इंडिया जीत की हैट्रिक लगाएगी।
बिल्कुल। और देखिए पूरा साल जो है वो आपको क्रिकेट देखने को मिलेगा, लेकिन स्टार्ट देखिए कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो अब 3 जनवरी को जो मुकाबला होने वाला है केप टाउन में, वहां पर भारतीय टीम किस तरीके से प्रदर्शन करती है, क्योंकि सेंचुरियन में हमने देखा कि वो लय नजर नहीं आई है। चाहे मैं गेंदबाजी की बात करूं, चाहे बल्लेबाजी की बात करूं, कोई बैट्समैन चला नहीं है। के राहुल ने पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की है, वो तारीफ के लायक भी है, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है वो उम्मीद नहीं थी उनसे। दूसरी पारी में जिस तरीके से बल्लेबाजी की है उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली अकेले पड़ जाते मेरे हिसाब से 1 वर्सेस 11। कहीं ना कहीं हर एक मैच में हमने देखा है कि विराट कोहली अकेले पड़ जाते हैं, उनका साथ देने वाला कोई नहीं मिलता है। अब उम्मीद करेंगे कि शायद यहाँ पर थोड़ी सी प्लेइंग 11 में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं अखिल, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को इंजरी हुई है, थोड़े इंजर्ड हो गए हैं वो, तो उनकी जगह आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मुकेश यादव की एंट्री हो सकती है? इसके अलावा रविंद्र जडेजा, क्योंकि अश्विन को भी कहा जा रहा है कि बल्लेबाजी उस तरीके से नहीं है और गेंदबाजी में भी वो लय देखने को नहीं मिली है, तो शायद यहाँ पर रविंद्र जडेजा को इन किया जा सकता है। अगर जडेजा आते हैं तो अश्विन नहीं खेलेंगे, क्योंकि एक ही स्पिनर प्लेइंग 11 में रहेगा, और अगर शार्दुल ठाकुर फिट नहीं हो पाते हैं तो निश्चित तौर पर प्लेइंग 11 में मुकेश कुमार आ जाएंगे। लेकिन फिर आपको प्रसिद्ध कृष्णा के साथ फिर से रहना पड़ेगा। प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 में रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि शार्दुल ठाकुर फिट हो जाए, क्योंकि उनका इस प्लेइंग 11 में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा था कल भी आप लोग एक लाइव कर रहे थे, मैंने अपनी प्लेइंग 11 में डाली तो आप लोगों ने कहा कि शार्दुल ठाकुर उसमें क्यों है। शार्दुल ठाकुर उसमें इसलिए बनते हैं क्योंकि डेप्थ में ना वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, पार्टनरशिप ब्रेकर हैं, लंबे स्पेल डालते हैं। जाता है कि पार्टनरशिप ब्रेकर है, लेकिन वो पार्टनरशिप ब्रेकर हमें वो दिखा नहीं एक एक्सपीरियंस भी होता है। तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा मेरे लिए इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि उनकी, अगर मैं टेस्ट मैच की बात करूं तो वहां पर अच्छी बल्लेबाजी करी है। अगर हाल फिलहाल के सालों की बात करूं तो रविंद्र जडेजा के बल्ले से अच्छा खासा रन देखने को मिला है, तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 का नहीं, रविंद्र जडेजा फॉर श्योर खेलने वाले हैं, लेकिन आप फिर हम 2 ऑलराउंडर नहीं खिला सकते ना, आप शार्दुल ठाकुर को भी कह रहे हैं। हमेशा खेलते हैं 2 ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेट में। जब भी शार्दुल ने 10 या 12 टेस्ट मैच खेले हैं, रविंद्र जडेजा हमेशा उस मैच की प्लेइंग 11 में रहे हैं। और शार्दुल को खिलाने का एक मतलब ये और है, क्योंकि केप टाउन में आप मैच खेल रहे हैं, मुकेश कुमार जो काम कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन शार्दुल को खिलाने का मतलब ये है कि वो एक लंबे स्पेल डालेंगे, विकेट्स भी चटकाएंगे, और उनके खेलने से बुमराह को थोड़ी बहुत मदद हमको मिलती है। हमने देखा है सेंचुरियन में शार्दुल ठाकुर ने रिवर्स स्विंग भी कराई थी, जो कि केप टाउन में कंडीशंस उसके फायदे में मिल सकती है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।